नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी आज अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल यस की राष्ट्रीय सुप्रीमो श्रीमती अनुप्रिया पटेल का आगमन हुआ। वह जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंची थी। महज 10 वर्षों में प्रदेश स्तर से राजनीति की शुरुआत करके केंद्र स्तर पर फतह हासिल करने वाली, अपना स्थान बनाने वाली श्रीमती अनुप्रिया पटेल का प्रखर संबोधन लोगों का मन मोह लिया और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिला। पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने माल्यार्पण किया प्रतिमा पर और उसके अलावा दीप प्रज्वलित किया। कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करके और मुकुट पहना करके स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने ओजस्वी भाषण की शुरुआत किया। इस भाषण के दौरान उन्होंने प्रदेश में पूर्व में रह चुकी समाजवादी पार्टी पर जहां हमला बोला, साथ ही साथ अपने द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को भी गिनाया। कहते हुए नजर आई कि जुडिशरी मीडिया आउटसोर्सिंग में आरक्षण होना चाहिए। यह उन्होंने केंद्र से मांग किया है। केंद्र सरकार का हिस्सा होते हुए उन्होंने कहा ओबीसी के हक हुकूक के लिए वो हमेशा लड़ाई जारी रखेंगी। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने वजस्वी भाषण के दौरान। सिर्फ और सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस पर आपको नो कट भाषण सुनने को मिलेगा। पूरा भाषण आप सुनिए कि अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने अंबेडकर नगर जनपद आगमन के बाद क्या कुछ कहा। एक अत्यंत समर्पित साथी श्री प्रहलाद गोल्ड जी को आपके बीच में इस मंच पर आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा समय इस संगठन को खड़ा करने में, इसे पोषित करने में दिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपके अभी कह रहे थे अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो आज आपको नजर आ रही है, ये हमारे प्रहलाद गोल्ड जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और तपस्या के बलबूते ही संभव हुआ और इसलिए आज उन्हें इस मंच पे आप सबके बीच हमने आमंत्रित करके सम्मानित किया। सत्ता पद ये सब अस्थायी है, लेकिन संगठन स्थायी है और जब तक ऐसे मील के पत्थर इस संगठन को मजबूती देने का काम करते रहेंगे, तब तक ये अपना दल का संगठन आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज अगर हम तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं तो ये कोई आसान यात्रा नहीं रही है। सन 1995 से लेकर आज 2024 में हम खड़े हैं। पार्टी ने तमाम चुनौतियों के दौर को झेला है, लेकिन तमाम झंझारतों से जूझते हुए आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे 13 सदस्य हैं, यानी आपके 13 प्रतिनिधि मौजूद हैं और देश की संसद में आप जैसे ही कर्मठ साथियों ने मुझे मिर्जापुर से सांसद चुनकर भेजने का काम किया। आज आप उत्तर प्रदेश की सरकार में भी शामिल हैं और भारत की सरकार में भी आप शामिल हैं और हमारे लिए ये सत्ता, ये राजनीति तब
दबे कुचले शोषित वंचित वर्गों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है ये हमारे लिए, हमारे अपने जीवन को संवारने का नहीं बल्कि समाज को, दबे कुचले समाज को एक नई दिशा दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम है। और अपना दल एक ऐसा दल है जिसने अपने उसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, और इसलिए समय जरूर लगा। बहुत सारे ऐसे साथी थे जो पार्टी के गठन के समय लंबे अंतराल तक संघर्ष करते रहे, आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन बहुत सारे साथी जिन्होंने इस दौर में भी संघर्ष किया है वो भी आज पार्टी में मौजूद है, चाहे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में हो या एक सामान्य गांव के कार्यकर्ता के रूप में। और उनके लिए ये नजारा, ये दृश्य, पार्टी की उपलब्धियों का ये दौर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि सही मायने में उन लोगों ने जमीन पर जितना कठिन संघर्ष किया है वो इस समय की हमारी पीढ़ी नहीं जानती और ना जान सकती। इसलिए अपना दल अपने समर्पित निष्ठावान कर्मठ और पुराने साथियों का जो नींव के पत्थर की तरह इस अपना दल के संगठन की इमारत को मजबूती देने का काम करते हैं, उनका सम्मान लगातार करता है। ये हमारी पार्टी का संस्कार है, हमारी पार्टी की परंपरा। साथियों, अपने दल का गठन इस देश के कमजोर तबकों के प्रतिनिधित्व, भागीदारी और हक की लड़ाई के लिए किया गया। डॉक्टर सोनीलाल पटेल साहब ने अपना पूरा जीवन खपा दिया और हम सारे लोग आजाद के बीच में हम भी उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं या देश की लोकसभा में है, पिछड़े दलित कमजोर वंचित तबकों के हक अधिकार से जुड़े विषयों पर आवाज उठाने से अपना दल कभी पीछे नहीं हटा है, कभी पीछे नहीं हटा। अखबारों में, मीडिया में आप हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर अपना दल ने अपने संघर्ष की धार को कभी मंद होने दिया। एक के बाद एक जो भी विषय आते चले जाते हैं, हमारा संघर्ष जारी रहता है। आप सब जानते हैं कि देश में पिछली बार जनगणना 2011 में हुई। नियम कहता है कि हर 10 साल में देश में जनगणना कराई जाए। 2011 में जब जनगणना हुई, उसके आंकड़े देश के सामने यूपीए की सरकार ने पेश नहीं किए। अब फिर से जनगणना होने जा रही है। अभी तारीखों का ऐलान तो सरकार को करना है, लेकिन सामान्य रूप से 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, उसमें जनगणना तो होनी ही है। और अपना दल निरंतर इस बात को कह रहा है कि अंतिम बार इस देश में 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी, अलग अलग जातियों की गिनती हुई थी। उसके बाद से आजाद भारत में अलग अलग जातियों की गिनती कभी नहीं हुई। देश में अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती का आंकड़ा तो हमें लगभग पता चल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि देश में पिछड़ा वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस वक्त यह अनुमान लगाया गया कि देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी
53% है। तब से लेकर आज तक इतने वर्षों में आप कल्पना कीजिए देश की आबादी कितना बढ़ चुकी है। और जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा 2043 में, आज देश की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, तब तक 164 करोड़ हो जाएगी। पिछड़े वर्ग की आबादी हम सब समाज जीवन में रहते हैं, इसलिए अनुमान लगाते रहते हैं कि 60% के लगभग पिछड़ा वर्ग की आबादी है, लेकिन सही आंकड़े किसी के पास नहीं है और देश में पिछड़ों की गिनती भी नहीं होती। अगर देश की आबादी बढ़ रही है तो पिछड़ा वर्ग की भी आबादी बढ़ रही है। अपना दल निरंतर इस बात को कहता है कि इस बार जब देश के अंदर जनगणना कराई जाए तो भारत में निवास करने वाली अलग अलग जातियों की गणना भी कराई जाए। समाज में कई लोग ये दलील देंगे कि अलग अलग जातियों की गणना कराने से जातीय जो भावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। कहीं न कहीं समाज जातियों में बच जाएगा, लेकिन अपना दल दलील से सहमत नहीं है। भारत विविधताओं का देश है और अलग अलग जातियां भारतीय समाज की संरचना का आधार है। हम सब देश के जिस भी कोने में रहते हैं, हमें ये अंदाजा है कि हमारे अपने गांव में, अपने मोहल्ले में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और ये भारत की शक्ति है कि अलग अलग जातियों के लोग इस देश में हमेशा सामंजस्य के साथ, सौहार्द के साथ, एकता के भाव से जुड़कर रहते आए। ये भारत की संस्कृति है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देश में जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए है कि अलग अलग जातियों के प्रामाणिक आंकड़े हमारे सामने आए, सरकारों के पास है और जब प्रामाणिक आंकड़े आपके पास होंगे तो सरकार को नीति निर्धारण में भी मदद मिलेगी। इससे देश और मजबूत होगा, क्योंकि जब हम ये पहचान कर पाएंगे कि कौन सा हमारी आबादी का वो तबका है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया है और इसको ध्यान में रखकर हम विकास की नीतियां बनाएंगे। जो सबसे ज्यादा दबे पिछड़े हैं उनको ध्यान में रखकर सरकार के प्रयासों को केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये देश और भी अधिक मजबूत होगा। अपना दल निरंतर इस बात को कह रहा है। संख्या बल की दृष्टि से भले ही देश की संसद में 543 में सिर्फ एक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 में केवल 13 है, लेकिन अपना दल वंचितों शोषितों के हक की बात करने से कभी पीछे नहीं हटता है, आवाज उठाने से कभी समझौता नहीं करता। और हम ये मानते हैं कि हमें ये आवाज उठाने के लिए ताकत आप लोग ही देते हैं। अगर आप इतनी मजबूती से हमारे साथ खड़े ना हो तो हम विधानसभा और लोकसभा नहीं पहुंच सकते, और अगर हम विधानसभा लोकसभा नहीं पहुंच सकते तो हम आपके हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, हम आपके बीच में आज इसीलिए आए हैं कि पार्टी की नीतियों को, पार्टी के संदेश को आप सभी गांव गांव तक एक
के घर तक लेके जाने का काम कीजिए। आज इस देश में जरूरी है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चलिए एक तरफ तो हमारी विधायिका है, हमारे राज्यों की विधानसभाएं हैं, देश की संसद है, हम इसमें दबे पिछले वर्गों से प्रतिनिधित्व पर भागीदारी की बात करते हैं और धीरे धीरे आजादी के बाद के पिछले वर्षों में राज्यों की विधानसभाओं में, देश की संसद में दबे पिछले वर्गों के लोग भी विधायक सांसद के रूप में निर्वाचित होकर पहुंचे हुए लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। लेकिन हमारी विविधता लोकतंत्र का सिर्फ एक ही स्तंभ है, लोकतंत्र के अन्य भी स्तंभ है, जहां अभी भी समाज के हर तबके की और खास तौर से दबे पिछले दलित तबकों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाया है। अपना दल कहता है कि लोकतंत्र के अन्य स्तंभों में भी, जिसमें हमारी न्यायपालिका भी है, जिसमें हमारी कार्यपालिका भी है और जिसमें मीडिया भी है, अभी इन स्तंभों में भी दबे पिछले वर्गों का प्रतिनिधित्व और सुनिश्चित करने की देश की आवश्यकता है, तब जाकर सही मायनों में लोकतंत्र मजबूत होगा। हम लगातार इस बात को कहते हैं कि आज देश का आम आदमी परेशान है, तनावग्रस्त है, तमाम मुकदमे अदालतों में लंबित पड़े रहते हैं, सालों साल उनका निपटारा नहीं होता, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, आम आदमी का जीवन खप जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, समय नष्ट हो जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, इन मुकदमों का निपटारा होते हैं। इस समस्या के मूल में क्या है कि हमारे देश में आबादी के अनुपात में न्यायाधीशों की, जजों की जितनी संख्या होनी चाहिए वह हमारे पास नहीं है। निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक मुकदमों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता। अपना दल कहता है कि हमारी न्यायपालिका में भी देश के कोने कोने से, समाज के हर वर्ग से चुन चुन कर प्रतिभावान युवाओं को एक अपनी भारतीय परीक्षा के माध्यम से न्यायपालिकाओं में जाने का अवसर मिलना चाहिए, न्यायाधीश के पद पर बैठने का अवसर मिलना चाहिए। और लगातार हमारी पार्टी इसको उठाने की बात इस विषय पर उठाती आई। मीडिया में दबे पिछले वर्ग की भागीदारी नहीं है, उनका भी वहां भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तमाम अखबारों में, समाज में। इन विषयों को लेकर अपना दल निरंतर इस लंबे संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है, जिसका प्रारंभ हमारे संस्थापक यशोकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया। तो आज आप सबके बीच इसीलिए आए हैं कि कार्यकर्ता साथियों, अपना दल की सोच को, अपना दल की चिंतन धारा को अधिक से अधिक जनमानस के बीच में पहुंचाइए, तभी हमारे संगठन का विस्तार होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि अपना दल तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन इससे हमें संतोष नहीं है, हमें अपने दल को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 यदि नंबर 1 गया केवल नारा लगाने से बन जाएगा क्या? केवल ताली बजाने से बन जाएगा? नंबर 1 बनने के लिए हमें कई गुना संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी एक दूसरा दौर होगा अपना दल को आगे बढ़ाने का, लेकिन कार्यकर्ताओं को खून पसीना बहाना होगा, मेहनत मशक्कत करनी होगी, पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना मरना सबको खटाना होगा, तब जाके पार्टी नंबर 1 बनेगी। केवल कोरी नारेबाजी से नहीं बनने वाली। और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को मेरा यही संदेश है कि पार्टी की विचारधारा को लेकर
आम जनमानस के बीच, चट्टी चौराहों के बीच आप मजबूती के साथ वाद संवाद करने का काम कीजिए। आज हम एनडीए के एक अहम घटक है और आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मसले हैं जिनका समाधान हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण मसला मेडिकल की जो परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा, उसमें जो पीजी के एडमिशन होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पे, उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं था। इस विषय को अपने दल ने पूरी मजबूती से उठाया और मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को हल करने में तनिक मात्र भी समय नहीं लगाया, कुछ दिनों के अंदर इसको हल कर दिया और अभी ओबीसी का आरक्षण लागू हो चुका है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर अभी भी अपना दल संघर्ष कर रहा है और मुझे लगता है कि समय के साथ इन तमाम मसलों का भी समाधान होगा। लेकिन हम लोगों को अपने संगठन का भी विस्तार करना होगा और हमारे जितने भी मसले हैं उनको लेकर, उनके समाधान को लेकर हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या हम बढ़ा सकें। लेकिन इस सब के मूल में केवल संगठन का विस्तार ही है। यदि संगठन में कमजोरी रही तो संगठन हमारा आधार है। अगर आधार मजबूत नहीं रहेगा तो हम जिस सपने को साकार करना चाहते हैं, सपने को साकार हम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए साथियों, मैं बार बार आपको एक ही बात कहना चाहती हूं कि आप सब निरंतर अपने इस संगठन की जड़ को सीखने के लिए अपना जो योगदान देते आए हैं उसको लगातार देते रहिए। और आप जब ये करते रहेंगे तो आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को भी ऊर्जा मिलती रहेगी और वो विधानसभा से लेकर देश की संसद तक जो हमारे वैचारिक मसले हैं उनके लिए संघर्ष लगातार करते रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आपसे बस इतना ही कहने के लिए आई थी और आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए पुनः मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपकी इस तरीके की उपस्थिति हम सभी साथियों को जो मंच पर मौजूद है निरंतर और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है और आप सब इसी प्रकार अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखेंगे, अपना समर्थन पार्टी को देते रहेंगे तो पार्टी और भी नई ऊंचाइयों पर जाएगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और इसलिए ही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय हिंद।